बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब चहमगोइयाँ जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। वो इसलिए कि पार्टी के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि अंदरूनी तौर पे भी इबहाम अभी बाकी है। एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके उस बयान के बाद जो उन्होंने पार्टी वर्कर्स, कारकुनान और रहनुमाओं से किया और जिसमें उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया, और एहतसाब का नारा वो लगाया है कि जिससे पार्टी के अंदर ये चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि मियाँ साहब का लगता है वापसी का इरादा ही नहीं है। और अगर मियाँ साहब का वापसी का इरादा होता तो मियाँ साहब को ऐसा बयानिया नहीं अपनाना चाहिए। कुछ रहनुमाओं का यह मानना है कि अगर मियाँ साहब ने वापस आके इलेक्शन लड़ने की तैयारी करनी है या पार्टी को मजबूत ही रखना है तो ये जो नारे हैं ये नारे इलेक्शन तक महदूद रहने चाहिए, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। और अगर ये बात करनी है तो इलेक्शन के बाद इस पे बात कर ली जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो पहला मैनिफेस्टो होता है उसके ऊपर कौन सी पार्टी किस हद तक अमल दरामद करती आई है, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी सियासी जोड़ तोड़ के लिए इन दिनों बहुत मसरूफ़ अमल है। किसके साथ सियासी जोड़ तोड़ की बातें हो रही हैं, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब के सियासी हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और इन सियासी हालात का फ़ायदा किस पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है? माजी करीब में अभी 4-5 दिन पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मंजरनामे में क्या कुछ तब्दीली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर ज़रा मुझे आप ये तो बता दें, 4-5 दिन पहले क्या वज़ीर आज़म की शेरवानी जो थी वो सिल गई थी? क्या वज़ीर आज़म की शेरवानी जो थी वो फिट करवा दी गई थी मियां नवाज शरीफ के लिए? वो आप तो किस तरह कह सकते हैं? कोई शख्स किस तरह कह सकता है? वो तो 3 महीने पहले की सिलवा के बैठे हुए सर। किस तरह कह सकता है? और वो तो अक्सर सिलवा के बैठते हैं इसलिए कि जनाब उनके लिए पाकिस्तान आना सिर्फ इक़्तिदार है। पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान लेने क्या आना है? मियाँ साहब पाकिस्तान के लिए ला कर रहे हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान आकर करेंगे क्या? क्या मियाँ साहब उनके बेटों का बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा? क्या मियाँ साहब के पाकिस्तान आने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा? क्या डॉलर 160 रुपए पे आ जाएगा? क्या पेट्रोल 150 पे आ जाएगा? क्या पाकिस्तान में आटा 70 रुपए किलो होगा? क्या पाकिस्तान में घी 225 रुपए किलो होगा? क्या पाकिस्तान में गरीब को मेडिसिन मिलना शुरू हो जाएगी? क्या पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में आम आदमी का बच्चा स्कूल जा सकेगा? मियाँ साहब ने आके करना क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। अभी मैंने वो मरियम साहिबा का आज मैंने वो बयान पढ़ा कि मियाँ साहब आएंगे तो गुर्बत का खात्मा होगा। तो 1.5 साल पहले कौन था? 1.5 साल की हुकूमत किसकी थी? उस 1.5 साल की हुकूमत को बनाने में मुशावरत, वजारतों की तकसीम, उनकी हदायतनामे, उनका हदायतकार, उसका प्रोड्यूसर, उसका राइटर तो मियां नवाज शरीफ था, कोई और तो नहीं था ना। सब कुछ उनकी मर्जी से होता था ना, उनकी मर्जी से सारी चीजें होती थी। अगर उस 1.5 साल में आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला तो मियां साहब कौन सी जादू की ऐसी छड़ी ला रहे हैं, कौन से डॉलर्स का ऐसा बैंक ला रहे हैं, कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टर ला रहे हैं कि उनके आते ही पाकिस्तान के अंदर तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? पहली बात तो ये मैं तो ये इस सवाल का जवाब चाहता हूं, शायद जैसा आपके पास हो, नहीं तो किसी और के पास हो, जिसके पास भी ये सवाल का जवाब है वो तो मुझे दे दे। मियाँ साहब आए, जमजम आए, उनका मुल्क है, उनको रोका किसने था? उनको रोका था हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनके प्लेटलेट्स ने। अगर उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं और पिछले 2 साल से ठीक हो गए हैं या 4 साल से ठीक हो गए हैं तो उनको फिर पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। उनके छोटे भाई की हुकूमत थी, उनके छोटे भाई की हुकूमत में सारा कुछ उनका था। उनके भेजे हुए तमाम अफराद में से किसी शख्स को 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ा। तो फिर मियाँ साहब को डर किस चीज़ का था? बात बड़ी सिंपल सी और क्लियर सी और वाजे है। आप जहन में रखिएगा एक चीज़, और वो चीज़ बड़ी क्लियर है। चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप ये कहें कि कोई शख्स आज के दिन में ये कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म हूं और मुझे किसी तरफ से गो हेड मिल गया है, तो इससे बड़ा झूठ है ही कोई नहीं। भाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मियाँ साहब तो इलेक्शन में आप शर्त लगा के कह रहे हो, शर्त लगा के यासर साहब आपसे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी डेट दी गई है
मंजूर बसान साहब ने तो आज गालबन 30 तारीख दे दी है या 29 जनवरी दे दी है, और इलेक्शन कमीशन ने आखिरी हफ्ता दिया है। इन इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ किसी सीट पर भी उम्मीदवार नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज मेरी एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम शख्स से बात हुई जो एजिटेशन की सियासत का मास्टर है। मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी मियां साहब आईनी कानूनी तौर पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। अभी उनकी 5 साल की जो करारदाद हमने पेश की थी, जो आइन के तहत हमने 5 साल की नहली का कानून पास किया है, उसमें भी अभी 4 साल मियां साहब की कैद के रहते हैं। मियां साहब 4 साल अगर वो जेल में होंगे तो फिर पूरे होंगे, अगर नहीं 4 साल तो फिर जेल में जाकर उनकी वो सजा खत्म हो, उस सजा के खत्म होने के बाद फिर जाकर मियां साहब इलेक्शन लड़ते हैं। और अभी तो मियां साहब पाकिस्तान आए नहीं, अभी सजा खत्म नहीं हुई, अभी जेल यात्रा नहीं हुई इनकी, अभी उनके मुकदमा खुलने वाले हैं, तो शाहाना जो है वो भी रेफरेंस सामने आने वाला है, सारी चीजें आने वाली है। और यहां पर कई एंकर्स और कई स्पॉटर लगे हुए, मियां दे नारे बजनगे, भाई बजेंगे मियां के नारे, बिल्कुल होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन अभी तक वहीं पे हो रहा है जहां पे हो रहा है, वहां पे जो लोग हैं वही नारे लगा रहे हैं। मियां साहब आने दें, अभी तक तो नून लीग के लोगों को नहीं इस बात का इल्म कि मियां साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, नून लीग के लोग कंफ्यूजन का शिकार क्यों हैं? वफाकी वज़ीर ने वो इसलिए है कि मियां साहब की बात का यकीन किसी को नहीं है ना। मियां साहब ने कब नहीं कहा मैं आ रहा हूं, कब नहीं कहा, हर दफा के मैं आ रहा हूं, पता नहीं रास्ते में त्यारा खराब हो जाता है, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता है, उनकी टिकट अचानक कैंसिल हो जाती है, एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में सिक्योरिटी का मसला आ जाता है। भाई मियां साहब जो बयानिया बनाना चाह रहे हैं, उनके सके भाई ने उस बयानिए पे अमल क्यों नहीं किया आपने 1.5 साल दौर में? उनका सका भाई क्या ये नहीं कहता रहा कि मैं 27 साल से अंक का तारा हूं, और मियां साहब कुछ और कहते हैं। भाई उनके घर के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मियां साहब ना आए। मियां साहब अगर उस बयानिए को लेकर आएंगे जिस बयानिए के मतलब वो कह रहे हैं, तो मियां साहब के बहुत से साथी मियां साहब को छोड़ जाएंगे। और फिर उस बयानिए के बाद जो फैसल वाडा साहब ने बात की है, फिर आपको ज़हन में रखना चाहिए, फिर कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है। अगर आप ये कहें कि इस मुल्क के अंदर इस दौर में एक शख्स जो है जिसको सजा मिली है और उसको सजा भुगतनी ना पड़े, उसको बिल्कुल माफी मिल जाए, और माफी मिलने के बाद उसे यह कह दिया जाए कि जनाब आपको आप बिल्कुल पाक साफ है, आए आकर इक्तदार का मस्कत संभाल लें, आए आकर इक्तदार की कुर्सी पर बैठ जाएं, तो फिर मजाक बनेगा। इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत भी नहीं करेगा। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ठीक है, शहबाज शरीफ के चाहने वाले कुछ हो सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, उनके छोटे भाई की हुकूमत नहीं है, निगरान सेटअप है और आजाद अदलिया है। इसमें तो इत्तेसाब होगा, इसमें हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप ये कह के हिसाब नहीं देना तो फिर ये बहुत बड़ी हमाकत है। मुझे एक वफाकी साबिक वफाकी वजीर ने कहा, मैंने कहा जी आप एक्टिव नहीं हो रहे, आप मुतहरक नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? आपने इस्तकबाल नहीं करना, आप तो एजुटेशन की सियासत के हमें मास्टर नजर आते हैं, मैंने हमेशा आपको देखा है, मुश्किल तरीन वक्त में देखा है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये तो बता दें, एजुटेशन हम करें, मुश्किल वक्त हम गुजारें, इक्तदार का मजा लेने के लिए अचानक बाइट से कोई और आकर बैठ जाए, मर्जी उसकी चले, टिकटें उसकी मर्जी से हो, तो फिर हम भी उतना ही काम करेंगे जितना हमें करना चाहिए। और दूसरा उसने कहा जी हम किस तरीके से उनके बयानिए के साथ चले। हमें तो यह समझ नहीं आती कि 1 घंटे बाद उनका बयानिया तब्दील हो जाता है, 1 घंटे बाद उनके बयानिए में अचानक से तब्दीली आ जाती है। हमें पहले वोट देने का कहते हैं, फिर बयानिए पे तब्दीली लाकर एहतसाब की बात करते हैं। हम किस तरह उन पर यकीन करें? ये किसी तरीके इंतजाफ के लोग शख्स ने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि ये बात जो है मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वफाकी वजीर ने मुझसे की है। तो आप कहते हैं मियां साहब के लिए यह हजान क्यों पैदा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर हजान इसलिए पैदा है? किसको पता है भाई? जब तक एक अहम तरीन केस की समाअत है ओपन, जिसकी तमाम टीवी पे दिखाई गई थी, अब जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, जब तक दीगर मुकदमात का फैसला नहीं हो जाता, जब तक ये ओपन जो मुकदमात नैब के खुल गए हैं इनके फैसले नहीं हो जाते, आप ज़हन में रखिएगा मियां साहब उतनी देर तक नहीं आते। वो गीली जगह पर तो कभी पांव रखते ही नहीं यार। यासर साहब आपको तो पता होना चाहिए, मियां साहब जो है वो तो कभी, अगर उनको मियां साहब ने पाकिस्तान की सियासत को मुश्किल हालात में करना होता तो कभी पाकिस्तान से बाहर ना जाते।
और बाहर चले, इलाज के लिए चले भी गए, तो फिर जब ठीक हो गए थे तो फौरी पाकिस्तान आ जाते। उम्रा सबसे बड़ी मुशक्कत है, वो कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। और दुबई आ सकते हैं, 1.5 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे की फ्लाइट में, पाकिस्तान नहीं आ सकते। जनेवा जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, बाकी जगह भी जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान से सबको लंदन तलब कर सकते हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये कैसे यार? छोड़ें यार मियां नवाज शरीफ को आने, मैं तो कहता हूं उसको डिस्कस करना छोड़ दें, छोड़ दें डिस्कस करना, आना है कि नहीं आना। उनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गफूर हैदरी ने जो बात कही है आपने सुनी नहीं? उन्होंने कहा इस महंगाई साहब का दौर में होने वाली महंगाई के सब जुम्मेदार है। मान लिया आज उन्होंने कहा हम किसी एहतजाज में नहीं जाएंगे, ये जो एहतजाज की कार मुस्लिम लीग नून देगी, हम किसी सूरत में उससे एहतजाज में नहीं जाएंगे। तो ये सवाल बनता है फिर जमीयत उलमा इस्लाम से अगर एहतजाज में निकल जाए तो वो एहतजाज पे अगर निकल जाती है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि मैं आप दोनों सूरतों हाल में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल उनकी गुंजाइश नहीं है जिनको आप अखियां उड़ीकती हैं दिल वाजा मारदा आज मियां नवाज शरीफ। चले एक ब्रेक, अब उनकी गुंजाइश नहीं है, एक ब्रेक बिल्कुल नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन इस माशी मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को देखा जाए तो पाकिस्तानी मुआशी मंजरनामे में इस वक्त मुश्किलात का हम शिकार हो चुके हैं। उन मुश्किलात से निकलने के लिए हमारे पास वे आउट क्या मौजूद है? अभी जितने ऑपरेशंस चल रहे हैं, इन ऑपरेशंस का असर पाकिस्तानी मईशत पे क्या पड़ेगा, डॉलर की कीमत पे क्या पड़ेगा, पेट्रोल की कीमत पे क्या पड़ेगा, अशियाए ख़ुरनोश में जो इस वक्त उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है उस पर क्या पड़ेगा, अफरात ज़र के ऊपर क्या पड़ेगा, मुल्क की बरामदात और दरामदात के ऊपर क्या पड़ेगा। इस हवाले से जो मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और जिन मॉडल्स के ऊपर इस वक्त अमल दरामद करने की ज़रूरत है, वो कौन से मॉडल्स हैं जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है इन हालात में, या जिन पे आगे चल के अमल दरामद करना होगा और उनके सेमी मॉडल्स पहले बनाना होंगे। इस सारे मुआशी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तानी इस वक्त मौजूदा मुश्किलात को देखा जाए, पेट्रोल की कीमत भी इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, अशियाए ख़ुरनोश की कीमतों में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अफरात ज़र अभी भी जो है वो किसी भी आम शख्स की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। ये मौजूदा जो एक्शंस हो रहे हैं, इन एक्शंस पे अगर अमल दरामद अगले 1-1.5 महीने तक जारी रहता है तो आप क्या समझते हैं ये भत्ताखोरों, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन पाकिस्तानी अफरात ज़र में कमी का बायस बन सकता? यासिर, गुड टू बी ऑन योर शो। देखें, पहले तो बात समझने की है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि स्टेट की जो रिट है उसको एक्सर्ट किया जाए, और जो कारोबार 2-3 किस्म के हो रहे हैं, एक आपने ये देखा कि एक तीसरी मार्केट बनी हुई थी, ग्रे मार्केट, जो कि एक इलीगल इललेजिटिमेट मार्केट थी, रुपए की कदर की वीकनेस की बहुत बड़ी ओपन मार्केट में वजह बन रही थी, और इसी तरह इंटरबैंक मार्केट पे प्रेशर डाल रही। उसको एलिमिनेट करने के लिए कंप्लायंस कहें, मॉनिटरिंग कहें, क्रैकडाउन कहें, वो किया गया। उससे थोड़ी सी रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, फिर इससे बढ़ के एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि पाकिस्तान की करेंसी में भी एक कुव्वत है, उसमें भी सेव करना चाहिए। दूसरी, थोड़ा सा स्मगलिंग को रोका गया, और तीसरा जो स्टोर और होर्डिंग हो रही थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज, उसको रोका गया। वो किस तरह, वो इस तरह के इस वक्त भी मुझे मालूम है, चाहे वो कराची हो, नवाबशाह हो, जहाँ पे होर्डिंग हो रही है, गोदाम जाके देखे जा रहे हैं, रेंजर्स, अथॉरिटीज, हसास अदारे, ये सब काम कर रहे हैं। सो इससे एक थोड़ी सी तकवीयत ये तो मिलती है कि द स्टेट इज सीरियस कि इललेजिटिमेट काम नहीं होगा, तो थोड़ी सी तकवीयत मिली है। बट यासिर, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कोई ये कह सकता है कि जो अफरात ज़र है इस पर, अगर वो 28-30% पे है और फूड प्राइसेस इससे भी ज्यादा बढ़ रही हैं, वो लोगों के लिए तकलीफ दे नहीं है। एक तो यह है कि लोग अपना तर्ज अमल बदलें, कुछ यह है कि रुपए की कदर अगर थोड़ी सी मुस्तहकम होती है तो इससे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है इसका असर टूटेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस तरह बढ़ रही थी, शायद उनके बढ़ने में थोड़ी सी कमी वाक़या होगी। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिस तरह बढ़ रही थी, उसमें थोड़ी सी तकवीयत होगी।
पर इसके साथ साथ असल बात तो यह है कि हमें इंटरबैंक में भी अपने डॉलर के इनफ्लोज को बेहतर करना है ताकि सप्लाई साइड भी हम संभाल सकें। अगर वीट की जरूरत है, हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर से चीजें मंगवानी हैं, उनकी जरूरत है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, रेमिटेंसेस वापस आए, ये सब काम इन द शॉर्ट रन जो है अब होने हैं। हम कुछ इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ याद रखिए IMF के प्रोग्राम में है, उसके 30 सितंबर के अहदाफ पूरे होने हैं। ये मैं क्यों कहता हूं, ये शायद लोगों को तो हाई लेवल कॉन्वर्सेशन, बट यही वो जराए हैं जिनसे आप इस वक्त डॉलर इनफ्लो को अगर बढ़ाएंगे तो आपकी मुल्क की अपनी पैदावारी सलाहियत जो है वो चलना शुरू होगी। ये तो है हमारा एक शॉर्ट टर्म का जायजा जो हमने आपके सामने रखा। एनर्जी को इसके बाद हमने एक रिफॉर्म में लेके जाना है, ये एक बड़ा काम है। और अब ये काम भी यासिर 5 साल मंसूबा लिखने वाले नहीं है। सबको मालूम है कि एनर्जी में लो हैंगिंग क्या काम है जो किए जा सकते हैं, चाहे वो गैस को डाइवर्ट करके एफिशिएंटली लाना हो, टैरिफ का रिफॉर्म है, सब्सिडी का रिफॉर्म है, इसको उसमें कुछ गवर्नेंस के इमीडिएट रिफॉर्म्स हैं, फिर इनकी प्राइवेटाइजेशन का काम है। अब अगर ये चीजें आपके सामने रखूं तो हार्ड वर्क इज फॉर अस टू डू। हमने एक शॉर्ट टर्म की पिक्चर रखी, एक मीडियम टर्म की है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट मनीज भी लाने पड़ेंगे। पाकिस्तान की यासिर इन्वेस्टमेंट टू GDP सिर्फ 14% है। जिन ममालिक ने तरक्की की है, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, उन सब का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP था वो 30% था। यानी कि आप सेव करते थे, आप हमसे 2 गुना इन्वेस्ट कर रहे थे ऑफ योर GDP। ये पाकिस्तान नहीं कर पाया और इसीलिए हम डिपेंडेंट रहे डेट्स पे। तो उस पे कुछ काम शुरू हुआ है। SIF जी राणा साहब। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारा कुछ होना, मुझे थोड़ी सी ये चीजें का हम समझना चाहते हैं। हुकूमत ने एक एहतसाब का अमल शुरू कर दिया, डॉलर माफिया को पकड़ना शुरू कर दिया, जहीरा अंदोजों को पकड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। जिन लोगों ने पिछले 1.5 साल में डॉलर्स के साथ एक गनौना खेल खेला और इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की कोशिश की, उन बड़े नामों में से अभी तक कोई नाम क्यों नहीं पकड़ा जा सका, या उन नामों को पकड़ने के राह में कोई रुकावट है? आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मार्केट इकोनॉमी है ना राणा साहब, वो फ्री मार्केट नहीं होती, हमेशा ये वेल रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं। आपको भी मालूम है कि ये काम पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1.5 साल से करना चाहिए था। इसमें कोई 2 आरा नहीं हो सकती। डेटा उनके पास मौजूद है, फिर एक्सचेंज कंपनीज के पास एक बहुत बड़ा डेटा मौजूद है। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अब हमें इस चीज पे मीडिया में बहुत बात करनी है कि एक तो ऑफिशियल पाकिस्तान की रेमिटेंसेस हैं, बहुत सी रुपया, बहुत से डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर ही रह जाते हैं जो कभी पाकिस्तान आते ही नहीं। इसका एक बड़ा तखमीना है, मैं नंबर में जाए बगैर ये कहता हूं कि वो इतना बड़ा तखमीना है कि अगर हम वो रकम लाना शुरू कर दें तो बहुत सी आपकी जो मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग है वो उसको शायद सब्स्टिट्यूट कर सकती है, बहुत सी एक्सपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है इन द शॉर्ट रन। आपने बात सामने सही रखी कि अमेरिका में भी लोग टैक्स मैन से ज्यादा डरते हैं। अल कैपोन भी जब पकड़े गए थे, जो एक माफिया के थे अमेरिका में काम करने वाले, वो किसी मर्डर केस में अंदर नहीं गए थे, वो टैक्स पर्पसेस के लिए पकड़े गए थे। सो अगर ये एक बहुत बड़ा हुंडी हवाले का काम हो रहा है तो हमें एज अ कॉम अब इसको रोकना है ताकि वो पैसे पाकिस्तान आए। एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस कि इस पे अब काम होने वाला है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात सामने रखी है। ये अगेन इन द 1 to 2 years हम अपनी रेमिटेंसेस को, ये जो 25 से 30 अरब डॉलर के करीब अब आ गई हैं, इसको वापस लेके जाना है हमने 35 से 40 से 45 अरब डॉलर तक। आप सोचिए कि अगर यही सिर्फ एक लो हैंगिंग फ्रूट कैप्चर कर लिया जाए तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स की कवरेज, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस दोनों को कंबाइन करके पूरी की जा सकती है और एक्सटर्नल अकाउंट को थोड़ी सी तकवीयत मिल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए माजी के अंदर भी ऐसे क्रैकडाउन्स हुए हैं या ऐसे नारे भी लगे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल है या ये जो क्रैकडाउन है या ये जो असर नौ अपने मुल्क को तरतीब देना है या पॉलिसीज को मजबूत करना है, ये कब तक चलेगा?
क्योंकि यहाँ पे जमहूरी हुकूमतों में ऐसे इकदामात जो हैं वो नहीं किए जाते। वो या तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे होते हैं या फिर किसी और वजह से होते हैं। उसके बुनियादी मकासद ये नहीं होते कि हमने अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना है। तो स्ट्रक्चर को देर पा बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? और आपने जबरदस्त बात सामने रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो इलीगल और इलिसिट कारोबार, जो ग्रे मार्केट है, उसको तो हैंडल कर सकते हैं और किया। बट असल बात तो ये है कि आपका जो इंटरबैंक की मार्केट है और जो मनी मार्केट, जो कर्व की मार्केट है, जो ओपन मार्केट कहलाती है, मनी एक्सचेंज कंपनीज जो चलाती हैं मार्केट, उसको अब आपको फॉर्मलाइज करना है, उसको आपको कॉर्पोरेटाइज करना है। और एक बड़ा कदम अच्छा स्ट्रक्चरली लिया ये जा रहा है, जो मैं बहुत अरसे से कहता रहा हूं कि इनका पेड अप कैपिटल बढ़ाएं। इन्हें कहिए कि अपने पैसे ज्यादा लगाएं और ये जो कंपनीज थी बी कैटेगरीज की, इनको निकालें, ताकि जो ए कंपनीज कैटेगरी हैं 50 करोड़ के इक्विटी से आ रही हैं, उनका स्टेक होगा। जब वो गलत काम करेंगी तो उनको डर लगेगा। और ये ज्यादा काम बी रेटेड कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो कि इवन रजिस्टर्ड नहीं थी वो कर रही थी। सो अगेन ये आप स्ट्रक्चरली इसको करेक्ट करने जाएं। इससे आगे जाने की जरूरत है। आगे ये है, हमें किसी तरह आउट ऑफ बॉक्स इंसेंटिवाइज करना है उस दोस्त को जो जबल अली दुबई में काम करते हैं, उस दोस्त को जो लंदन की फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, कि कभी भी हवाला या हुंडी को इस्तेमाल ना करें। वो पाकिस्तान की जो लीगल चैनल्स हैं उसको इस्तेमाल करें। पर मैं तो ये कहता हूँ कि लेट्स गेट टू देम डायरेक्टली, चाहे वो कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें हम उनको इंसेंटिवाइज कर सकें। सो ये सारा कुछ लीगल इंसेंटिवाइज करके भी लाइए। हमने जरूर बैंकों को इंसेंटिवाइज किया, हम उनको एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव में पैसे देते हैं, पर इससे अब आगे जाने की जरूरत है, टू यू एंड मी हु आर एक्चुअली सेंडिंग दैट मनी। सो ये स्ट्रक्चरल काम तो पाकिस्तान के अब हर सेक्टर में होने वाले हैं, एक्सटर्नल में, एक्सपोर्ट्स में, एनर्जी में और एफबीआर में। अगर ये हम सब काम अगले 5 साल नहीं करेंगे यासिर, अब मैं पहली दफा नेगेटिव बात कर रहा हूं, मैंने सारी गुफ्तगू की है कि ये काम होने हैं, हमने करने, तो देखिए पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक चैलेंज है वो फिर सर्वाइवल पे चला जाएगा। हम सर्वाइवल मोड से निकले हैं, अभी थोड़ी सी फंड के प्रोग्राम की तकवीयत है, थोड़ी सी एक्शन से तकवीयत है, थोड़े फंड फ्लोज शुरू हुए हैं, फिर सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे और वही खतरात जो है मंडलाना शुरू कर देंगे। एज अ कॉम, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, पॉलिटी पाकिस्तान की सारी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हमें ये समझना है कि कोई स्ट्रक्चरल तब्दीली इन सेक्टर्स में लानी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और छोड़ दे मल्टीलैटरल्स या उन पे भरोसा करना। अपने डॉक्टर साहब ये तो हो गया, ये तब्दीली आपने कहा। आप कौम को एक खुशखबरी कब सुना रहे हैं आप? क्या ये डॉलर 250 पे वाकई चला जाएगा, या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में डॉलर यहीं पे खड़ा रहेगा और इसे यहीं पे खड़ा रहना चाहिए? ऑन अ लाइटर नोट, आई एम अ स्मार्ट इनफ पॉलिसी मेकर जिसको रुपए की मूवमेंट या डॉलर के विज़ उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। बट ये सारा डिपेंडेंट है, अगर तो 30 सितंबर का जो रिव्यू है IMF का वो स्मूथ चलता है, और अल्लाह करे, और ये बहुत ही अनकरीब हमारा एक बड़ा चैलेंज है, और अगर फाइनेंस की टीम इसको हैंडल करती है और डॉलर इनफ्लोज आपके सामने रख देता हूं, अब इंटर बैंक में बनने हैं जो ऑफिशियल मार्केट है। राना साहब, 9 अरब डॉलर आपने तय किया था जाकर जनीवा में, आपके प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स हैं, आपके कमर्शियल फंड फ्लोज हैं, आपकी रेमिटेंसेस 2 अरब डॉलर पे नीचे चली गई हैं। ये अप्रैल 2022 में 3 अरब डॉलर पे थी। वी आर लूजिंग $1 बिलियन अ मंथ फ्रॉम द हाई। अगर हम ये सब चीजें वापस इसको संभाल लेते हैं, आपके रुपए की कदर यहां से मुस्तहकम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब एक तरफ से IMF की डिमांड्स हमारे सर के ऊपर मुसल्लत हैं कि जिसकी वजह से हमें अपने टैक्सेस में इजाफा करना है, लेवीज को बढ़ाना है, और फिर आलमी मार्केट का रेट भी देखना है, फिर उस तनासब से पेट्रोल की कीमत करनी है। अभी जो हमारे वज़ीर सनअत व तजारत जो हैं वो पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से इंदिया दे चुके हैं। आलमी मार्केट IMF की डिमांड्स के बाद पेट्रोल की कीमत किस हद तक कम हो सकती है, या आने वाले दिनों में किस हद तक उसमें हौसला अफजा खबर आ सकती है? पाकिस्तान की जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें जो पाकिस्तान का रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट 3, 3.5, 4% जो है वो मुस्तहकम हुआ है पिछले 15 से 20 दिन में।
इसका असर ऑब्वियसली डायरेक्टली इमीडिएटली प्राइसेस पे आता है। अगर पाकिस्तान का जो खरीदा हुआ तेल है, आई थिंक हम अरब लाइट से कंपेयर करते हैं अपनी कीमत को, अगर वो बहुत बढ़ा हुआ ना हो और ये डॉलर की विज़ करेंसी हमारी स्ट्रेंथन्ड हो, तो कुछ जो कदर है उसमें बेहतरी हो सकती है। पर मैं ये भी जानता हूं कि दुनिया में जो तेल की कीमत है वो पिछले 2 से 4 हफ्ते में ऑन द हायर ट्रेंड रही है। सो ओगरा की वर्किंग सामने आने दीजिए, लेट्स सी कि उसमें क्या है। और आपको मालूम है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए इस वक्त हाई स्पीड डीजल पे और 60 रुपए पेट्रोल पे है, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते, वो भी अपनी जगह कायम है। सो लेट्स सी दी ओगरा वर्किंग। बट अगर कम नहीं होगी बहुत, तो बहुत बढ़ने की भी उम्मीद, बिकॉज ऑफ द डॉलर की वैल्यू के अगेंस्ट जो रुपए की स्ट्रेंथनिंग है उसकी वजह से तकवीत मिल सकती है पेट्रोलियम प्राइसेस को। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पेट्रोल सस्ता करने की बात करते हैं, पेट्रोल सस्ता होगा तो बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएगी। हमें ईरान से पेट्रोल बहुत सस्ता मिल सकता है, तो पूरी दुनिया में हर मुल्क जो है वो अपना मुफाद पहले देखता है, तो हम इस पर काम क्यों नहीं करते? हमें बहुत सी चीजें अपने इर्द गिर्द ये टैपी भी करनी चाहिए। ईरान से किस तरह ये ट्रेड होगी उसको फॉर्मलाइज भी करना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन लानी है। स्मगल करके लाना तो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज नहीं है। हमें अपने खित्ते में बहुत सी कार कंट्री से हम अपने खित्ते की एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। रीजनल ट्रेड इज अ वेरी बिग आइडिया, सो इट्स नॉट जस्ट ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज, बट इट इज ऑल्सो कि हम बहुत सी अपनी एनर्जी की नीड यहाँ से पूरी कर सकते हैं और इसी मार्केट में अपनी चीजों को बेच भी सकते हैं। आप इसको जरा बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए कि अगर पाकिस्तान अपने इन ममालिक को, चाइना, कार कंट्रीज, ईरान और अफगानिस्तान, ये जो इस सारे खित्ते को इस तरह देखा जाए और एक ट्रेड रूट बनाया जाए, तो पाकिस्तान के लिए ये एक मुफीद चीज है। और इसको हमें सीरियसली, दिस इज द 5 ईयर प्लान जो अगली हुकूमत को रखना है कि वो ये काम कैसे करेगी। और जहां जहां हमारी एनर्जी नीड सस्ती पूरी हो रही हो उनको जरूर पूरा करना है। बट आखिरी बात जो इस पे है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपनी हवा, अपने आबी ज़खायर और अपनी जो सन है, सोलर, यानी कि इन 3 चीज़ों से 50 से 60% बिजली अगले 5 से 8 साल में बनानी पड़ेगी, ताकि जो पाकिस्तान की रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स है वो ख़त्म हो, कम हो, और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भी हम उस तरह ना दे रहे हों कि 25% ऑफ आवर इंपोर्ट्स इज जस्ट एनर्जी। सो ये ट्रांजिशन पाकिस्तान को अब करनी चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट ट्रांजिशन, जो स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन है जो पाकिस्तान ने करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं इससे बेहतरी आ सकती है, तो ये कायबर रेट में क्या इसमें कमी वाक़ई होगी? क्योंकि पाकिस्तान का हर जो ताजिर है या जो सरमायाकार है वो कहता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसका मुनाफा कोई 25% आपको मिल जाए एक महीने में। तो किस तरीके से ये 25% का कायबर रेट जो है ये पाकिस्तानी मईशत को सहारा दे सकता है? जबरदस्त बात आपने सामने रखी है। मैं इस बात का कायल रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होने चाहिए। इससे मतलब यह है कि हमारी इन्फ्लेशन अगर 28% है तो इस वक्त भी हमारा इंटरेस्ट रेट एक तरह से नेगेटिव है। बट इस वक्त आई थिंक कि वो हमारी सप्लाई को ज्यादा कंस्ट्रेन कर रहा है। जैसे जैसे 1-2 माह और गुजरेंगे तो बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि कीमतें कम हो जाएंगी। मैं लोगों को फिर कहता हूँ, यानी कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो कम हो जाएगी। अगर वो कम होती है तो हमें आने वाली दिनों में ये जो पॉलिसी रेट का बढ़ना है वो तो तकरीबन आई थिंक हम पीक हैं कि कोई ऐसी चीज हो जाए। अगर हम थोड़ी सी सप्लाई बेहतर करते हैं, जैसे ही डॉलर्स आते हैं, तो हम पॉलिसी रेट को अगले आने वाले 6 महीने से 12 महीने में एटलीस्ट यहाँ से बढ़ना भी खत्म हो जाएगा और शायद रिवर्सल की मूवमेंट जो है उस तरफ देखेंगे। पर एनर्जी प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ी हुई हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो ब्रेंट जो है वो $93 पे है। आज से 6 हफ्ते पहले ये $85 पे था। ये सब कुछ भी हमारे फीड करता है इनटू दी लोकल इन्फ्लेशन।
पर सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमजोर है, यासिर, इसमें कोई दो आरा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भी कमजोर है, एग्रीकल्चर में भी कमजोर है। इस वजह से चीजों की कीमतें बहुत बढ़ी हुई आती हैं, एग्री प्रोडक्टिविटी कमजोर है, असल काम जो है, और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, महंगी एनर्जी, इनएफिशिएंसीज की वजह से भी है। ये सारे काम करने वाले हैं। आप कहेंगे मैंने बड़ी मुश्किल चीजें आपके सामने रखी हैं, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। यानी ये बुनियादी चीजें हैं जिनमें तब्दीली जो है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकती है। जी जी राणा साहब। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो तसलसल शुरू कर दिया है, इससे बेहतरी आना शुरू हो गई है। जमहूरी हुकूमत इससे पहले रही, 1.5 साल एक जमहूरी हुकूमत रही, 14 जमातें थी, वो इस तसलसल पे नहीं आ सकी, उनसे ये चीजें कंट्रोल नहीं हो सकी, बल्कि चीजें बढ़ गई। अब फिर जब एक नई हुकूमत आ जाएगी कोई भी किसी भी सियासी जमात की, तो शायद उनके कुछ सियासी मजबूरियां हो जाएं। तो आप समझते हैं कि किसका कोई एक ऐसा मुस्तकिल हल होना चाहिए या एक ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए कि हुकूमत जिसकी मर्जी आए, लेकिन यह तसलसल कायम रहना चाहिए? आई थिंक इसके दो तरीके हैं राणा साहब। एक तो ब्रॉडली, अगर मैंने चीजें कुछ आपके सामने रखी हैं तो ये चीजों पे ब्रॉड कंसेंसस, चाहे वो रिटन डाउन ना भी हो, पर बिटवीन द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो जाना चाहिए कि इसी डायरेक्शन में पुल करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, एनर्जी सेक्टर ठीक करना है। एक तो ये बात है। दूसरा, आई थिंक एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो शायद सामने आ गया है, आप उससे एग्री करें या ना करें। जो हमारी इस वक्त SIFC है, जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें सारे प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। फिर उसकी सब कमिटीज, इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बन गई हैं, जो एक तसलसल से चीज़ों को ऑन दी इन्वेस्टमेंट साइड तो एटलीस्ट देख रही हैं कि हम एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स और IT, ये 3 सेक्टर्स को लेके वो चले हैं कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट भी लानी है और इसमें जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, और मैं तो बारहा उनको ये कहा है कि आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। आई थिंक कि अब उनका ध्यान इस तरफ भी गया है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो शायद सामने आ गया है, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट ने भी इससे एग्री किया था। तो आने वाली भी अगर कोई मिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इनमें से आती हैं, उनके लिए तो ये मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल अब आई थिंक सामने आ गया। आई थिंक इसका तसलसल जो है वो तो तकवीयत देगा एटलीस्ट फॉरेन इन्वेस्टर को, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि किसी स्टेज पे लोकल इन्वेस्टर भी इससे कंफर्टेबल हो जाए। मेरा ख्याल है कि हम उस तरफ भी जाएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, उस तरफ भी जाना चाहिए। ये जो तमाम अनासर हैं इनके ऊपर गौर करना चाहिए और गौर करके बेहतरी का रास्ता तलाश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साले अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे भी बात कर चुके हैं, सियासी मंजरनामे पे अपनी राय भी दे चुके हैं और अंदर की खबरें भी पहुंचाएं। अब आरा उनकी जानते हैं जो पार्टी से या सियासत से वाबस्ता हैं, वो किस आंख से इस सियासी मंजरनामे को देख रहे हैं और उनके नज़दीक पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा किसके हक़ में बेहतर हो सकता है, किसके लिए कौन सा नैरेटिव बेहतर हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, अगर देखा जाए मियाँ साहब की वापसी की तारीखें हमारे सामने आती रहीं, अब एक और तारीख आई और उस तारीख में इबहाम उस वक्त पैदा हुआ कि जब अंदरूनी तौर के ऊपर बातें होना शुरू हो गई। किसी भी रहनुमा से बात कर लें तो वो मुमकिना तौर पे गारंटी के साथ ये नहीं कह रहे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब राना साहब ने तो हार थक के यही कह दिया कि ना उनकी वापसी की बात करें ना उनके वहाँ पे रहने की बात करें, इतना तज़किरा तो हम पहले ही इस पर कर चुके हैं। अब आपकी नज़र में उनकी वापसी की खबरें किस हद तक सदाकत पे मबनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर रशीद, मियाँ साहब की वापसी तो देखिए ना, अभी ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस गए लंदन, 2 दिन यहाँ रह के, तो ये मुख्तलिफ र्यूमर्स फैल रही थी कि नहीं शायद वो कोई दोबारा उस पर वापसी के बारे में सोच रहे हैं और कोई रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि मियाँ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं और उनका भरपूर वहाँ पे इस्तकबाल होगा जो मीनार पाकिस्तान पे 21 अक्टूबर को। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो वापसी की ये बात है ना कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसको तो हमें बहस को ख़त्म कर देना चाहिए। वो वाकई आ रहे हैं और अब ये हालात है कि आके वो क्या प्रोग्राम बनाएं
हमारी पार्टियां क्या मैनिफेस्टो दें। मेरी बात तो ज़रूर ये होगी कि आज जो वर्ल्ड बैंक ने देखिए ना, ये जो और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो खबरें दी हैं वो बड़ी तशवीशनाक है ना, कि हमारी इकानमी एशिया की 46 मुल्कों में से 42वें मुल्क पे आ गई है। इतनी नीचे हो चुकी है हमारी इकानमी। और फिर ग्रोथ पूरी अगर एशिया की 5.6 है तो हमारी इस साल 1.9 रहेगी। आबादी हमारी बढ़ रही है। इन हालात में मियाँ साहब को आके भी यहाँ देखिए, मियाँ साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनको पूरी एक अवामी मुखालफतें, तो देखिए ना, इख्तलाफ तो होता है, ये नहीं है कि वो कोई यूनानिमस पाकिस्तान का हर बंदा उनके साथ है, लेकिन एक बड़ी भरपूर मेजॉरिटी पाकिस्तान में और पर्टिकुलरली इन पंजाब उनको वेलकम करेगी और उनकी सपोर्ट में मियाँ साहब को सपोर्ट कर रही है। और हम समझते हैं कि मियाँ साहब ऐसे लीडर हैं जो कि 2017 में जो उन्होंने छोड़ा था उसकी कंटिन्यूएशन में बेहतरी की तरफ कौम को ला सकते हैं। लेकिन ये बेहतरी तभी होगी जब हम सब मिल के इसको उनको वेलकम भी कहेंगे। और एक आज वर्ल्ड बैंक ने ये चार्टर ऑफ इकानमी की बजाय कहा है कि मिनिमम एजेंडा रख लें, कोई मिनिमम रख लें मिलजुल के, जो हमने बेहतरी करनी है, मुल्क की जो टारगेट्स हैं उसको जो जिस तरफ हमने जाना है। तो मियाँ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और उनका मेरे दानिश में हम सब बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो भी उनका प्रोसीजर होगा कानूनी तौर पे, जो सूरत हाल होगी उसको बिल्कुल उससे गुजरेंगे वो कानूनी मामलात से। और उसके बाद 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा अज़ीम शान हमारा इस्तकबाल मियाँ साहब का और पार्टी का होगा वहाँ पे। मेरा ये, जहाँ तक मेरे से कमेंट पूछते हैं तो मेरी तो ये राय है। अच्छा, एक तो आपको मुबारकबाद देनी थी कि आपको बहुत मुबारक हो जी, राजा रियाज साहब आपकी पार्टी में शामिल हो गए बाज़ाब्ता तरीके से। वैसे वो जब अपोजिशन लीडर थे वैसे उस वक्त भी आपकी पार्टी में ही थे, लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तरीके से आपकी पार्टी में शामिल हो गए। एक तो आपको मुबारकबाद देनी थी शेख साहब। वैसे है भी हम साया, बड़ा लीडर आपके पास आ गया, आपके है भी आपके यहाँ हमसे आप बाज़ाब्ते हो गए ना, पहले वैसे आपके साथ थे, आप बाज़ाब्ता हो गए। और दूसरा जी बाज़ाब्ता हो गए जी। अब दूसरा शेख साहब मुझे ये बताइएगा, मियाँ साहब के पास फार्मूला भी है इस महंगाई को कंट्रोल करने का, मियाँ साहब के जानसार भी बेइंतहा है, मियाँ साहब के चाहने वाले भी बेइंतहा हैं। तो मियाँ साहब के पास जो फार्मूला है, मियाँ साहब के पास जो चीज़ें हैं, वो 1.5 साल अपने भाई को क्यों नहीं दी? क्या उन पर एतबार नहीं था, उन पर यकीन नहीं था, कोई ऐसी बात थी? नहीं, मियाँ साहब के पास कोई और मंसूबा नहीं है। देखिए, बात से 1.5 साल भी जो हमारी हुकूमत गुजरी है ना, राणा साहब आप बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जिन हालात में हमने हुकूमत ली, देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं ना। नहीं जनाब, मैं नहीं तनकीद करता, मुझे हुक्म करें, मैं हुक्म करें हजूर, मैं शेख साहब मुझे हुक्म करें, मैं उनके कसीदे पढ़ने शुरू कर देता हूँ। मैंने लोगों को भूखे सड़कों में सोते देखा है, मैंने लोगों को अपने बच्चों को भूखे बिठाते देखा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है कि हम तमाम लोग, हमारी मेजॉरिटी 50%, 40 से 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं ना। इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई अच्छे दिन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 16 माह के ऊपर डाल देना, हमें जो हुकूमत मिली ना, मैं तो उस वक्त की एक निशानदेही कर रहा हूँ कि हुकूमत के फ़ौरन बाद 10-15 दिनों में 12 मई को मैंने एक तकरीर की है 25 मिनट की, आप देख लीजिए, जब मैंने कहा कि हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है और कोई एक मिफ्ता इस्माइल, एक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर कोई आके सिर्फ इसको नहीं बचा सकता, एक डॉक्टरों का बोर्ड बिठाना पड़ेगा। और उस वक्त $70 अरब की इंपोर्ट और $30 अरब की एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे। अच्छा शेख साहब कोई सारी बातें की जा रही हैं कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पे 2018 पे खत्म हुआ था। तो जब आपने मईशत बचाई है तो तरक्की का सफर ये 16 माह से फिर क्यों नहीं शुरू करते आप? नहीं, ये भी जो बात है ना कि वहीं से बिल्कुल हम कोई एकदम बड़ी तरक्की हो जाएगी, मैं आपको वाज़ेह करूं, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आपको बता रहा हूं। देखिए, ये अभी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये खबर है कि हम सिर्फ 1.9 ग्रोथ कर रहे हैं। आइंदा भी कोई भी हुकूमत आ जाए, एक तो हमें सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा और वो चीज़ें जो हमारी कमियां हैं, जैसे हमारा रेवेन्यू है,
देखिए ना, रेवेन्यू हमारी कौमी आमदनी का 8% मिलता है। हमारा अमीर तबका, मैं बार बार आपसे यही कहता रहूं, जो आज वर्ल्ड बैंक ने मेरे ही अल्फाज को रिपीट किया है कि अमीर तबका और ज्यादा उसको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कौन ले सकता है? अगर आप टेक्नोक्रेट लाएंगे, अगर आप बाहर से लोग लाएंगे, तो उनकी बातें कैसे? मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं हर जगह पे उनसे इलेक्ट होके आता हूं। जब मैं उनके पास जाऊंगा और उनको समझाऊंगा, और मेरे साथ मेरी टीम, सारी टीम जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है। देखिए, इस वक्त हमें ज्यादा टैक्स चाहिए। टैक्स कहां से चाहिए? रिटेल तबका टैक्स नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर जो हमारे दोस्त हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, हमारा जो बहुत रिच तबका है, कुछ तो हमने सुपर टैक्स लगाया और कुछ टैक्स लगाए। राणा साहब बात समझिए, मियाँ साहब भी के पास भी कोई जादू नहीं है कि आके सबको, जब कब तक हम मिल के कोई ना कोई, हमारा मुल्क जो मुश्किलात में है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, लेकिन उस तरफ हम तरक्की का सफर शुरू तो करें। अगर हमने टर्माइल ही रखा आपस में, पॉलिटिकल टर्माइल, हमें सबको साथ मिलाना पड़ेगा, इंटरनली भी और खित्ते में भी हमारे पास ना तो कोई पैसा आ रहा है, ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है किसी तरह की, ना हमारे अपने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मियाँ साहब कोई, देखिए, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो कोशिश इंशाल्लाह कामयाब भी होगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप कहेंगे एकदम को रेवोल्यूशन आए, ये जो आप 16 महीने की बार बार बात करते हैं ना, ये देख लीजिए कि क्या होता रहा। मैं तो आपको बता रहा हूं कि $40 अरब का तो वो ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए, फिर कर्जा कितना लेके गए जब पीटीआई की हुकूमत, जो हकीकतें हैं मैं आपके सामने, ये नहीं कि हमारी हुकूमत 16 महीने की उन्होंने कोई बहुत बेहतरी कर ली, लेकिन उससे पहले चले फर्ज कर लें शेख साहब, हुकूमत आ गई आपकी, कर्जा था। नहीं भाई, एक बात सिर्फ करने दें, एक लफ्ज कहने दें। जब पीटीआई की हुकूमत आई ना, तो एक पाकिस्तानी का 1.25 लाख रुपए कर्जा था। जब वो छोड़ के गए तो 2.5 लाख रुपए फीकस कर्जा हो गया। हमारे यहाँ 16 महीने में और बढ़ गया फीकस कर्जा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हकीकतें हैं जो हमें मानना पड़ेगी कि हर हुकूमत को मुश्किलात हो रही हैं, और आने वाली हुकूमत को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। कोई इतने नहीं कि एकदम हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जी, आप बात कीजिए। राणा साहब सवाल कर लें, फिर मैं आता हूं वापस। राणा साहब। नहीं, आप करें। मैं करूंगा, शेख साहब को बुरा लगता है, आप करें। शेख साहब, बाद मैं कर लेता हूं। शेख साहब फर्ज कर लें आपकी हुकूमत आ गई, हुकूमत आ गई, बात को अच्छा समझ, हुकूमत आ गई, तो क्या आप वजीर खजाना लग जाएंगे या फिर 16 माह वाले ही वजीर खजाना होंगे? कौन सा नुस्खा कीमिया होगा वो हमें बता दें। मुआशी आपके पास प्लान क्या है? आप माजी की सिर्फ बातें दोहराते हैं, हाल में जी के बताएं कि हाल के अंदर माजी में कौन सी इस्लाहात हैं जो आप कर सकते हैं और अभी नहीं हो रही। बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल होने चाहिए। माजी को छोड़ के अभी हमें देखना पड़ेगा कि आगे हम किस तरह बेहतरी कर सकते हैं। देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वजीर खजाना लगूं, ये तो नहीं, मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरी पार्टी के हाथ में है। मैं यही कोशिश करते हुए 30 साल गली गली महल्ले महल्ले धक्का खा रहा हूं। ये देखिए ना, मेरी कोई फैमिली तो बिजनेस में है, हम कभी सियासत में आए नहीं थे। मैंने सोचा, क्योंकि मैंने दुनिया देखी और मैंने डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ बहुत करीबी काम किया। आज भी मैं उनकी जगह पे, उनकी बेगम साहबा ने मुझे महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का चेयरमैन बनाया हुआ है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कहते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपने आप को कन्विंस, पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, वो मोटिवेट करे, वो कन्विंस करे, वो लोगों को समझाए। इस वक्त हमें ये समझाने की जरूरत है कि दुनिया कहाँ चली गई, हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। हर एक को कुर्बानी का, ये गरीब आदमी और दरमियाना तबका तो पिस गया है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो वेल ऑफ तबके हैं उनको चाहिए हमें मैं क्या करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा करें, सेविंग्स करें। उसके बाद रेवेन्यू टैक्स दें, टैक्स माइंडेड होना पड़े। पूरी दुनिया टैक्स दे रही है। आप देख लीजिए कि पूरा एशिया 5.6% तरक्की कर रहा है, हम आखिर 1.9% क्यों कर रहे हैं? हमें समझाना पड़ेगा, जो आबादी में इतना इजाफा हो रहा है उनको समझाना पड़ेगा लोगों को कि जरूर आप अपने बच्चे, जरूर उनका ख्याल भी तो करें। उन बच्चों को जो आबादी में इजाफा हो रहा है उनकी तालीम और तरबियत का भी ध्यान करें, उनके फ्यूचर का भी ध्यान। तो ये चीजें पॉलिटिशियन का काम है, एक टेक्नोक्रेट नहीं समझा सकता। वो जो कि इकोनॉमी भी समझता हो, जो बिजनेस भी समझता हो, जिसकी जबान बिजनेसमैन समझे। जी सर, अदब से एक बात कहना चाहूंगा। शेख साहब, 30 साल में उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। 30 साल की सियासत में उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आपको वजीर खजाना नहीं बनाया, आपको चेयरमैन बना दिया कमेटी का, लेकिन आपसे मशवरा नहीं किया। अब आप ये बताएं, क्या मियाँ साहब जो पाकिस्तान 21 तारीख को आ रहे हैं, हमारी दुआ है कि वो आ ही जाए, क्योंकि यासर का दिल नहीं लगता।
वो आ जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान आने के बाद क्या वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, उनके बेटों की इन्वेस्टमेंट इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आ जाएगी? जी मेरी ख्वाहिश होगी, मैं इनवाइट करूंगा। सबसे पहले तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो बाहर की दुनिया हमारे ऊपर एतबार करेगी ना। मियाँ साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज उनके आने से खुलेंगी, क्यों ना आएगी। वो बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उनको लाना चाहिए। मैं भी उनको यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लीडर है। देखिए करोड़ों लोग उनको चाहते हैं और जब माहौल ऐसा पैदा होगा, सिर्फ हम क्यों लोग बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, कि हमने माहौल ही नहीं दिया। हम जब भी तरक्की होने लगी उस वक्त कोई ना कोई इसलिए जा रहे हैं कि मियाँ साहब भी बाहर है ना। देखिए अच्छा मियाँ साहब तो खुद आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि मियाँ साहब, देखिए मियाँ साहब और लोगों को भी मैं ये समझता हूँ कि अगर टर्माइल रहा ना, सिर्फ मियाँ साहब के आने से मसला हल नहीं होगा। मियाँ साहब को और हम सब को ये चाहिए कि सबको मिला के, देखिए आज वर्ल्ड बैंक ने बहुत अच्छी बात की है। मैं अक्सर आपको चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़े से लफ्ज़ चेंज किए। उन्होंने कहा अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी मुमकिन नहीं है तो आप मिनिमम कुछ शर्तें तो रख लें जिसको मिलके, मसलन जो प्राइवेटाइजेशन है उसको हम जो नुकसान कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नुकसान कर रहे हैं 600-700 अरब का, उनमें से देख लें, आपस में मिलके पार्टियां ये फैसला कर लें कि हम कुछ ना कुछ प्राइवेटाइज करें ताकि ये नुकसान देने वाली जो इदारे हैं वो ख़त्म हों। फिर हमें रेवेन्यू का सोचना है कि सब मिलजुल के, ये जो स्मगलिंग हो रही है, आज फ़र्ज़ कीजिए स्मगलिंग पे कुछ काबू हुआ है तो आप देख रहे हैं कि डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है ना, तो हम मिलजुल के क्यों नहीं ये कर सकते ताकि रेवेन्यू भी ज़्यादा आए। हमारे बॉर्डर्स पे देखिए बिल्कुल मुतवातर कितने सालों से स्मगलिंग हो रही है। ये ईस्टर्न बॉर्डर आप देखिए कम स्मगलिंग होती है क्योंकि बहुत अच्छे निकात आपकी जानिब से उठाए गए हैं कि प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, उसके अलावा इस्लाहात करनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर ये भी बनता है कि 16 माह की हुकूमत में क्या क्या इकदाम उठाए गए थे। ये एक अलग बात कि वो मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ था तो कोई इकदाम उठाए जा सकते थे या नहीं उठाए जा सकते। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। साहब जिस तरह शेख साहब भी बातें करके बहुत सारी गए हैं, वो कहते हैं करोड़ों दिलों की धड़कन है मियाँ नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान वापस आएंगे तो यहाँ पे कारोबार खुलेगा। ये जो करोड़ों दिलों की धड़कन वाले अफराद हैं, क्या ये आने वाले दिनों में अपनी सियासत के लिए जोड़ तोड़ की तरफ जा रहे हैं या करोड़ों दिलों के ऊपर ही सिर्फ रिलाई कर रहे हैं? बड़ी बात की है शेख साहब ने जी, मुझे बड़ा मजा आया। करोड़ों दिल की धड़कन है लेकिन अपना दिल उनका जो है वो खराब है। अपने दिल का इलाज कराने वो लंदन चले जाते हैं और करोड़ों दिलों की धड़कन है। और पहले अपने दिल की धड़कन तो ठीक कर ले ना, पहले अपने दिल को तो ठीक कर ले। पहले ये तो फैसला कर ले कि उन्होंने पाकिस्तान में आना है, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान उनका अपना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है। करोड़ों दिलों की धड़कन को करोड़ों दिलों की धड़कन बनना होगा और उसके लिए उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ये रवायत कायम करनी होगी। सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं, अपने अजीजों को पाकिस्तान बुलाएं, उन्हें के इस पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, इस पाकिस्तान के शहरी बने, इस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इस पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, फिर आप करोड़ों दिलों की धड़कन बन सकते हैं। क्यों से करोड़ों, मुझे तो ये समझ नहीं आई वो करोड़ों दिल किसको कहते हैं यार यासर, ये मुझे आप समझा दें। करोड़ों दिलों की धड़कन इसका जवाब फिर अगले हफ्ते ढूंढ के लाएंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।